हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडी का एक टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे व्याख्यान विधि की। व्याख्यान विधि क्या होती है उसको जानने से पहले देखिए, जो हमारी सोशल स्टडी है उसमें क्या होता है, हम कहानी नुमा चीज़ों को बताते हैं, तो उसमें क्या है, व्याख्यान की ज़रूरत ज़्यादा होती है। व्याख्यान, इसको हम भाषा विधि भी कहते, सॉरी भाषण विधि भी कहते हैं, भाषण व्यू विधि भी कहते हैं, व्याख्यान प्रविधि भी कहते हैं। इसको कई सारे नामों से बुलाया जाता है। तो व्याख्यान विधि अगर हम देखें तो ये बहुत पुरानी विधि है और ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं वो इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और ये जो हमारी व्याख्यान विधि है इसका सोशल स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एक साथ में कंटेंट दे सकते हैं जल्दी जल्दी। मतलब जल्दी का मतलब ये है, हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजी है उसके द्वारा इसका एक पक्ष जो है वो नकारात्मक है कि ये विधि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं जो छात्र हैं वो निष्क्रिय हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक को केंद्र में रखा गया है। और जहां शिक्षक केंद्र में रखा जाता है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू होते हैं, इसके भी हैं। तो हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। विधि की बात करें तो ये सबसे पुरानी विधियों में से एक मानी जाती है और बहुत प्राचीन है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और कई सारी रिसर्च हुई, कई सारे अनुसंधान हुए, और हम लोगों ने शिक्षण विधियों पे रिसर्च की है, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने। तो उन्होंने देखा ये विधि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पहले से ही है, क्योंकि अगर सुविधाएं नहीं है तो जो हमारे टीचर हैं या फिर जो हमारे शिक्षक हैं वो एटलीस्ट मुंह से बोल के क्या है बता सकते हैं कंटेंट को या किसी टॉपिक को या पाठ्य वस्तु को। ठीक है, इसीलिए व्याख्यान विधि की इंपॉर्टेंस है और हम पढ़ते भी हैं व्याख्यान विधि को। और आज जो हमारे भारतीय स्कूल है, यानी भारत में जितने भी विद्यालय हैं ज्यादातर उसमें जो है हम भाषण विधि या व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर में कौन है? शिक्षक है। और शिक्षक सेंटर में इसीलिए है या हम केंद्र में इसलिए है क्योंकि वो किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को पढ़ाता है, तो वो खुद से व्याख्यान करता है, भाषण देता है अपने 15 अगस्त पे या फिर किसी भी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उसमें। स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा कि बच्चे भाषण देने आ रहे हैं, तो सिर्फ वो अपना कहते हैं, दूसरे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही क्लासरूम में होता है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो घर से प्लानिंग करके लेके आते हैं, जो हम लोगों को हमेशा ही करना होता है। तो टीचर क्या करेंगे, घर से प्लानिंग करके लेके आएंगे, और एज इट इज आप देखते भी होंगे, आप बीएड की क्लासेस लेने जाते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे आपके जो टीचर्स हैं बहुत ज्यादा कम रिस्पॉन्स लेते होंगे आपसे। वो सिर्फ कुछ विधियों का यूज करते हैं, श्याम पट का यूज करते हैं। आप लोगों को सिर्फ क्या करना होता है, सुनना होता है। टीचर क्या करते हैं, व्याख्यान करते हैं। अभी देखिए इसके साथ एक विधि और होती है जिसको हम व्याख्या विधि कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बच्चों को लगता है कि दोनों एक ही है। देखिए व्याख्यान विधि की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे शिक्षक हैं वो डाउट नहीं लेते बच्चों के, मतलब वो एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे और उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, वो सिर्फ जो घर से प्रिपेयर करके लेके आए हैं वो बच्चों को उतना बता देंगे। लेकिन व्याख्या विधि की अगर हम बात करें तो व्याख्या विधि में क्या होगा, जो शिक्षक है वो व्याख्या करेगा, और अगर बच्चों को कोई डाउट आता है तो वो बच्चों से पूछेगा, उनका जो है प्रतिक्रिया लेगा उनकी, उसके बाद में दोबारा से व्याख्या करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा व्याख्या और व्याख्यान में अंतर। इसमें छात्र क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे। देखिए जब क्लासरूम में शिक्षक आ रहा है और क्या कर रहा है, किसी टॉपिक पे अपना भाषण दे रहा है, और जो छात्र हैं, जो हमारे लर्नर हैं, वो केवल क्या कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। केवल जो हमारे अध्यापक बता रहे हैं हमें, वो बस बैठ के सुन रहे हैं, तो क्या है, वो निष्क्रिय है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। और जहां पे जो हमारे लर्नर हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो अधिगमकर्ता हैं, वो सक्रिय नहीं होते हैं, वो विधि या कोई भी प्रविधि वो अच्छी नहीं मानी जाती है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें तो भी हम देख ही चुके हैं कि हमारे टीचर्स क्या करेंगे, घर से प्लानिंग करके लेके आएंगे और क्या करेंगे, हमें बताएंगे कि जो हमारे छात्र हैं उनको क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। ये क्या है, हमारी व्याख्यान विधि है। इसमें भाषण दिया जाता है, मतलब किसी टॉपिक पे या किसी विषय वस्तु पे जो हमारे शिक्षक हैं या जो अध्यापक हैं वो क्या करेंगे, बोलेंगे और पूरा समझा देंगे बोल बोल के। ठीक है, कुछ लिखना होगा, वो बहुत कम, लिखने का बहुत कम यूज होता है, या टीएलएम का इस्तेमाल भी वो लोग बहुत कम करते हैं व्याख्यान में। ठीक, अभी ये जो विधि है वो किसने दी थी, जो महान दार्शनिक हैं, यानी जो महान फिलोसोफर रहे हैं हमारे सोक्रेटिस, उनके द्वारा ये जो व्याख्यान विधि है वो दी गई है। आई होप आप लोगों को ये
समझ आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि परिभाषाएं क्या हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे टीएस डिस्क। तो क्या कहते हैं कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों तथा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उनको सुनने वाले समझें। यानी हमारे जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं क्लासरूम में, कुछ फैक्ट लेके आते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ चीजें, कुछ टॉपिक, कुछ विषय वस्तु लेके आते हैं और वो क्लासरूम में खड़े होकर समझा रहे हैं, छात्रों को बोल बोल के समझा रहे हैं। और ये जो हमारी जो ये विधि है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि आप भाषण दे रहे होंगे तो बच्चे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो इसीलिए ये जो हमारी माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है उसमें ये जो विधि है वो काम आती है। तो ये कह रहे हैं कि जो अध्यापक है वो क्या चाहता है कि वो जो बता रहा है, वो जो पाठ से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड चीजें बता रहा है, वो छात्रों के समझ आ जाए। अब अगर हम लोग बात करें बाइंडिंग एवं बाइंडिंग की, तो कहते हैं कि बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एवं व्यवहारिक विधि है। देखिए, छोटी क्लासेस में तो आप टीएलएम का इस्तेमाल कर लेंगे या प्रैक्टिकल करके बता देंगे, लेकिन तो आप देखेंगे उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी अगर ज्यादा बच्चे पूरे क्लासरूम में बैठे हैं। या हम देखते भी हैं, बड़ी बड़ी जो हम क्लासेस देखते हैं उसमें लगभग 500 या 1000 बच्चे बैठे होते हैं। उसमें सर क्या कहते हैं, सर आते हैं और क्या कहते हैं, केवल एक्सप्लेनेशन देते हैं, बच्चे अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, व्याख्यान विधि लग रही है। व्याख्यान का मतलब ये है कि हम बहुत सारे बच्चों को एक साथ कम समय में ज्यादा जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो टीएलएम है या जो हमारे मेथड है उनका अगर हम इस्तेमाल करने बैठते हैं तो धन भी नष्ट होता है और समय भी हमारा जाता है। तो ये जो व्याख्यान विधि है इस पक्ष में अच्छी है। अब अगर हम लोग बात करें तो जेम्स एमली क्या कहते हैं कि व्याख्यान शिक्षण की शास्त्रीय विधि है। इसमें शिक्षक औपचारिक रूप से नियोजित रूप में किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। यानी बहुत पुरानी विधियों में से एक विधि मानी जाती है, जिसमें हमारे जो शिक्षक होंगे वो किसी टॉपिक पे आके क्लासरूम या कक्षा में बोलेंगे। यही विधि हमारी क्या कहलाएगी, व्याख्यान विधि कहलाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। तो आइए हम लोग फटाफट से व्याख्यान विधि के गुण और दोषों को भी देख लेते हैं। तो चलिए आइए फटाफट से जान लेते हैं कि व्याख्यान विधि के गुण क्या है और दोष क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि समय और ऊर्जा की बचत। जब शिक्षक क्लासरूम में जाएगा और वो व्याख्यान करेगा तो क्या होगा, सारे जो बच्चे हैं वो अपना जो ध्यान है वो शिक्षक की तरफ केंद्रित कर लेंगे। तो सबसे पहले अनुशासन बन जाएगा, तो वहां पे भी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होगी, प्लस कम समय में ज्यादा कंटेंट पहुंचा पाएगा अध्यापक, ठीक है। और जैसे कोई प्रैक्टिकल करवाया जाता है या टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कक्षा में, तो क्या होता है, ज्यादा समय लग जाता है और हम किसी टॉपिक को पूरा भी नहीं कर पाते हैं। मतलब देर में वो टॉपिक पूरा हो पाता है जब हम किसी चीज का प्रैक्टिकल करवा के बच्चे को बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कम समय में मतलब समय भी कम लगेगा और ऊर्जा भी कम लगेगी। छात्रों में तर्क शक्ति को विकसित किया जाएगा, मतलब इस विधि के माध्यम से। जब जो हमारे शिक्षक है वो क्या करेंगे, व्याख्यान करेंगे क्लासरूम में आके, तो बच्चे सुनेंगे और उस पर क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। तो क्या होगा, उनकी तर्क शक्ति का विकास होगा। उनके शब्दकोश में कई सारे जो वर्ड है, जो व्याख्या दी जा रही है अध्यापक के द्वारा, तो वो लेंगे और उस पर चिंतन करेंगे, ठीक। इससे क्या होगा, उनमें तर्क शक्ति का विकास होगा। अधिक धन नहीं लगता और श्रम भी नहीं लगता, मतलब टीचर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ना जैसे टीएलएम अगर हमने बनाया या टीएलएम बनाएंगे तो उसमें पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, या हमने अलग किसी मेथड का इस्तेमाल किया, या हम कुछ और प्रेजेंटेशन कर रहे हैं टीएलएम के माध्यम से, तो क्या होगा, उसमें ज्यादा समय भी लगेगा, साथ में उसमें पैसे भी लगेंगे। और जो कि क्या है, ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए क्या है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, इसीलिए क्या है, ज्यादातर जो हमारे टीचर्स हैं वो इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं, व्याख्यान विधि का। खाली क्लासरूम में आके खड़े होके किसी भी टॉपिक या विषय वस्तु के बारे में बता देते हैं और कम समय में, और क्या होता है, कम ऊर्जा में, कम श्रम लगेगा, मतलब मेहनत भी कम लगेगी और धन की भी उनकी बचत होगी। इसलिए क्या है, वो जो हमारे अध्यापक हैं वो इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए प्रभावी, यानी अभी मैं बता ही रही थी कि ज्यादातर जहाँ पे ज्यादा बच्चे एक साथ इकट्ठे होंगे तो वहां पे आप किसी टीएलएम का या प्रैक्टिकल बता रहे हैं तो हो सकता है वहां पे अव्यवस्था बन जाए, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करेंगे, आप टीएलएम को कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, आप व्याख्यान द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे किसी भी विषय वस्तु को प्रेजेंट कर सकते हैं और वो जो इंफॉर्मेशन है वो हर एक बच्चे के पास पहुंच जाएगी, चाहे वो पीछे बैठा हो चाहे वो आगे बैठा हो। तो वहां पे ये जो विधि हमारी प्रभावी होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अत्यंत सरल है, संक्षिप्त है और तीव्र गति से चलने वाली है। यानी
जो हमारे टीचर्स हैं जब वो बताते हैं तो आसान तो ही, केवल जो प्लानिंग करके हम घर से आए हैं हमें क्या करना है, छात्रों के सामने रख देना है। संक्षिप्त है, फटाफट से चीजें बताई जा सकती हैं और तीव्र गति से, यानी हम जल्दी, जैसे हम टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं या श्याम पट्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और टेक्निक या मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमें ज्यादा समय लग रहा है। और जो हमारी व्याख्यान विधि है उसमें हम किसी भी टॉपिक को क्या कर सकते हैं, फटाफट से एक बार में मतलब जैसे हम क्लासरूम में गए तो हमने 35 मिनट का जो हमें टाइम मिला उसमें हमने पूरा क्या किया, एक पूरा टॉपिक मतलब एंड कर दिया। किसके द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा। तो ये बहुत स्पीड में चलती है, इसमें जो हमारा सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके कुछ दोष भी हैं, उनको भी देखेंगे। अभी हम बात करें तो विषय प्रस्तावना सर्वोत्तम विधि है, यानी जो हम अपने लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान में सबसे पहले आती है हमारी प्रस्तावना। तो जब हम छात्रों के सामने प्रस्तावना कौशल का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले अपना टॉपिक निकालते हैं, मतलब उनके पूर्व अनुभवों के आधार पर जब हम निकालते हैं, तो हम अगर बात करें तो व्याख्यान विधि सबसे अच्छी विधि है। क्यों? क्योंकि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हम बच्चों को कोई कविता सुनाते हैं या कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो क्या है, व्याख्यान ही तो कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रस्तावना निकाल रहे हैं जिससे बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। तो वहां पे क्या है, ये सर्वोत्तम विधि है और लैंग्वेज में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो ये अदर सब्जेक्ट में, जो हमारे पेडागोजिकल सब्जेक्ट है उनमें भी यूज होती है और ज्यादातर जो हमारे अध्यापक हैं वो इसी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों पर नियंत्रण रखना आसान है। जब आप किसी टॉपिक को बता रहे होंगे तो सारे बच्चे आपको ध्यान से सुन रहे होंगे और आपको ज्यादा क्लासरूम में चीखने चिल्लाने की या मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने आप डिसिप्लिन यानी अनुशासित होकर क्लासरूम में बैठे होंगे और आपको सुन रहे होंगे। फिर अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा जो भारत देश है वहां पे कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि ऐसा मतलब माहौल है कि कहीं कहीं पे टीएलएम की सुविधा नहीं होती है, या जो हमारी कक्षा की जो सामग्रियां हैं, चौक की, बोर्ड की समस्या है हमारे भारत जैसे देश में, तो क्या होता है वहां पे ये विधि बहुत अनुकूल मानी जाती है। यानी अगर कोई व्यवस्था नहीं है पढ़ाने की तो आप बच्चे को बोल बोल के समझा सकते हैं, बता सकते हैं किसी टॉपिक को। क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और टीचर ने आपको बताया और आपको समझ नहीं आया, तो आपने क्या किया, आप उनके घर पहुंच गए पूछने के लिए। तो वहां क्या होगा, व्यवस्था तो होगी नहीं, ना उनके पास टीएलएम होगा, ना उनके पास क्या होगा, चौक होगा, ना बोर्ड होगा। तो वो क्या करेंगे, तुम्हें व्याख्या द्वारा समझाएंगे कि बेटा ऐसा ऐसा मैंने बताया था। क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल है और ज्यादातर जो हमारे गांव के जो एरिया है वहां पे अब तो खैर बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है, बट जहां पे कक्षा के जो हमारी सामग्री है, चौक है, मार्कर है, बोर्ड, इन सब चीजों की सुविधा नहीं होती है, वहां पे ये विधि बहुत ज्यादा अनुकूल है। क्योंकि हम व्याख्या द्वारा जो हमारे छात्र हैं या जो अधिगम करता है उन तक सूचनाओं को या जो जानकारी है उनको पहुंचा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो भाषा संबंधी योग्यता का विकास होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे शब्दकोश, भाई अगर हमारे टीचर सामने से कुछ बता रहे हैं या मैं बता रही हूँ तो आपके जो वोकैब है उसमें भी कई सारा मतलब इंक्रीमेंट आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है आपकी शब्दकोश की, वोकैबुलरी, कई सारे नए जो शब्द हैं वो आपके माइंड में या मस्तिष्क में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। साथ में जो हमारे कौशल हैं, भाषाई कौशल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में जो हमारा श्रवण कौशल है यानी सुनने वाला, जो हमारी सुनने वाली इंद्री है वो क्या हो रही है और ज्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब वाली जो स्किल है, सुनने वाली स्किल हमारी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो भाषा संबंधी कई सारी योग्यताएं क्या होंगी, हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी व्याख्यान विधि द्वारा। श्रवण इंद्रियों का उचित प्रशिक्षण, अभी मैं यही बता रही थी कि जो श्रवण इंद्रियां हैं या जी सुनने वाली जो हमारी इंद्री है उसको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षित किया जाता है व्याख्यान विधि के द्वारा। अब हम लोग देखें तो दोष क्या है, देखिए शिक्षक केंद्रित है और इसकी यही बुराई है। बुराई का मतलब यह है कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो इसके खिलाफ है और हमारी आजकल की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो ये मानती है कि बच्चे का एक्टिव होना, लर्निंग बाय डूइंग करना, करके सीखना, प्रैक्टिकली सीखना, टीएलएम के थ्रू सीखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वरना बच्चे का जो ज्ञान है वो इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा, नॉलेज बन के नहीं रहेगा, मतलब उसे वो चीज ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगी। अगर आपके सामने ही कोई भाषण देके चला जाए तो आपको उसमें से, हम देख ही रहे थे श्रवण इंद्रियों द्वारा हम कितना समझ पाते हैं, लगभग 20% हमें याद रहता है सुना हुआ, मतलब 100% में से हम क्या करेंगे, केवल 20% याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी साइकोलॉजी है वो इस वाली विधि के खिलाफ है। फिर भी जो क्लासेस हैं उसमें ज्यादातर यही जो विधि है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए शिक्षक केंद्रित है। और हम बात करें तो विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है। तो कुल मिला के क्या होगा, जब अध्यापक प्रेजेंटेशन कर रहा होगा या एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा तो विद्यार्थी को कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं है, वो शांति से सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, बैठ के सुनेंगे। इसलिए क्या है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, निष्क्रिय श्रोता है। ठीक है,
अगर हम बात करें तो बच्चों की भागीदारी कम होती है या हम कहें होती ही नहीं है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ बैठ के अध्यापक जो भी टॉपिक बता रहा है या विषय वस्तु बता रहा है या पाठ को पढ़ा रहा है वो सुनता है, बैठ के लर्नर हमारे जो है वो सुनते हैं। ज्ञान अस्थायी होता है। देखिए अगर आपको अभी मैं बता ही रही थी कि अगर कोई बोल बोल के बताएगा तो आप वो चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे, यानी ज्ञान अस्थायी है। जो सुना वो उतना ही सुना, उसके बाद हम खा गए, मतलब हमें याद ही नहीं रही चीजें, यानी ये अस्थायी है। स्थायी यानी आपके माइंड में वो चीजें बैठ ही नहीं पा रही हैं जो शिक्षक द्वारा बताई जा रही हैं आपको। तो कुल मिला के क्या है, ये ज्ञान जो है अस्थायी बनाता है ज्ञान को। हमें कुछ चीजें तो याद रहती हैं और कुछ चीजें हम, बल्कि ज्यादातर चीजें हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षक पर निर्भर होता है, यानी यहाँ पे जो हमारे छात्र हैं यानी जो अधिगम करता है वो क्या होंगे, खुद से करके या फिर खुद से कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद से कुछ करने की या कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। पूरी तरीके से शिक्षकों पर निर्भर होते हैं कि हमारे अध्यापक हमें बता देंगे तो हम सीख लेंगे। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। मैं बता ही चुकी हूँ कि जो हमारी प्राथमिक कक्षा है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए तो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों के सामने भाषण देने लगे खड़े होकर तो वो कभी जिंदगी में सीखने से रहे। तो जो हमारी माध्यमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं यानी कक्षा 6 से 8 तक तो फिर भी प्रभावी है, और उच्च माध्यमिक के लिए ये और ज्यादा प्रभावी विधि मानी जाती है। ठीक है, अब रटने पर बल है, क्योंकि जो टीचर्स बताएंगे बच्चा क्या करेगा, कुछ नोट करेगा या कुछ सुनेगा तो उसको रटने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो विधि है वो रटने पर ज्यादा बल देती है। और इस विधि में क्या होगा, जब हमारे टीचर्स क्या होंगे, किसी टॉपिक पे किसी विषय वस्तु पे डिस्कशन कर रहे होंगे तो केवल वही टॉपिक नहीं चलता है। आप भी देखते होंगे क्लासरूम में किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते करते हम किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं, यानी भटक जाते हैं। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो किसी और टॉपिक को समझाने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं बातों बातों में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लासरूम में अगर टीचर बता रहा है तो बच्चे कुछ रिस्पॉन्स ना करें। 2-3 बच्चे होते हैं जो पूछते हैं या फिर जो भी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि टीचर क्या करेंगे, इस वाली विधि में अपने टॉपिक से हटकर जो फालतू की जो बातें हैं, अनावश्यक कुछ बातें ऐसी होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं जो दे देते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो केवल हमारे श्रवण कौशल का विकास होता है। लिसनिंग तो हमारी अच्छी हो रही है, पर स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का कौन ध्यान रखेगा। तो ये वाली विधि केवल हमारी जो श्रवण कौशल है, हमारी जो लिसनिंग स्किल है उस पर ध्यान देती है। अन्य जो कौशल है वो उनका जो विकास है वो पीछे छूट जाता है। ठीक है, और ये वाली विधि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा धन नहीं लगता है और ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये जो हमारे टीचर्स हैं वो ज्यादातर हमेशा यही सोचते हैं कि ज्यादातर इसी वाली विधि का इस्तेमाल किया जाए, और इस वाली विधि के इस्तेमाल से वो क्या करते हैं, टीएलएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हमारी जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो हमेशा कहती है कि बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्रियों के द्वारा, मतलब टीएलएम का इस्तेमाल किए बिना आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी व्याख्यान विधि है, और जो हमारे टीचर्स हैं वो ज्यादातर इसी पर निर्भर रहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कुछ टीचर्स हो सकता है, लेकिन ज्यादातर टीचर्स इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं और टीएलएम को नहीं यूज करते हैं, श्याम पट्ट का यूज नहीं करना होता है। तो क्या है, कुछ भले ही श्याम पट्ट का इस्तेमाल कर लें, पर व्याख्या द्वारा पूरे एक टॉपिक को, पूरी विषय वस्तु को बता देते हैं भाषण के माध्यम से, जो कि अस्थायी ज्ञान को उत्पन्न करता है। मतलब किसी बच्चे को उतना अच्छा समझ नहीं आता जितना कि वो बच्चा प्रयोग द्वारा सीखता है, लेकिन फिर भी जो हमारी मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें इस विधि का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि कुछ पक्ष इसके सकारात्मक हैं और कुछ पक्ष इसके नकारात्मक हैं। तो लेकिन देखिए यहाँ पे कम समय में हम बच्चे को ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाते हैं, इसीलिए इसको क्या रखा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया है। आई होप आप लोगों को ये विधि समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।